नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। साथ ही इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है, क्या वो केवल स्वास्थ्य कारण था या फिर अन्य कई मुद्दे थे इससे जुड़े हुए। जैसे कि बातें अब निकल कर आ रही है कि मामला केवल स्वास्थ्य का नहीं है। अगर स्वास्थ्य का मामला होता केवल, तो फिर या तो संसद सत्र शुरू होने से पहले ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया होता, ऐसा कोई समाचार भी नहीं है। तो बात क्या हुई उस दिन की, अगर बात जिस तरीके से निकल कर आ रही है उसमें मामला आ रहा है कि जिस प्रकार से जस्टिस वर्मा के खिलाफ वहां महाभियोग प्रस्तुत किया गया और उस महाभियोग के संदर्भ में जिस प्रकार की गतिविधियां लोकसभा और राज्यसभा के बीच के जो समीकरण थे, उस समीकरण को ध्वस्त होता हुआ देखा जगदीप धनखड़ ने। उससे जगदीप धनखड़ कहीं ना कहीं दुखी थे और जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ की जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को हैंडल करने का प्रयास था, उससे सरकार भी जगदीप धनखड़ से दुखी थी। तो ये सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच जो मतभेद हुआ, प्रधानमंत्री अंतोगत्वा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बीच जो मतभेद हुआ, उसी की परिणति थी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। साथ में एक और विषय महत्व का यह है कि निकल कर आ रहा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के कारण में कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस रहे शेखर यादव, उनके मामले की भी भूमिका है। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग चाह रहे थे क्या कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाने वाला है, उसी के साथ जस्टिस शेखर यादव पर भी महाभियोग चलाया जाए और बीजेपी की सरकार जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ किसी भी कीमत पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। बीजेपी की सरकार को लगता था कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार संतुष्ट नहीं थी। यशवंत वर्मा के खिलाफ आम सहमति थी, सत्ता पक्ष में विपक्ष में हर के अंदर आम सहमति थी। केवल मामला यह था कि मामला लोकसभा में प्रस्तुत हो या राज्यसभा में प्रस्तुत हो, और ये ईगो क्लैश कहीं ना कहीं सरकार चाहती थी कि मामला लोकसभा के द्वारा शुरू हो, जिससे कि लोकसभा अध्यक्ष उस कमेटी का गठन कर सके जो कमेटी महाभियोग के प्रस्ताव से पहले प्रारंभिक जांच करती है। लेकिन विपक्ष और जगदीप धनखड़ का यह प्रयास था कि वो मामला राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हो और राज्यसभा के सभापति को वो अधिकार मिले। इसका एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक तो नहीं बने। सत्यपाल मलिक, याद कीजिए जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ का भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक इतिहास और सत्यपाल मलिक का भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक इतिहास लगभग एक जैसा है। सत्यपाल मलिक की भी राजनीति की शुरुआत जनता दल से हुई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह उससे पहले कांग्रेस में थे। सत्यपाल मलिक भी और जगदीप धनखड़ भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ ये लोग दोनों के दोनों छोड़कर आते हैं जनता जनमोर्चा में, फिर जनमोर्चा से जनता दल में। उसके बाद ये दोनों के दोनों चंद्रशेखर के साथ जाते हैं, चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री होते हैं जगदीप धनखड़ भी। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के बाद ये सभी कांग्रेस में भी आते हैं। कांग्रेस समाजवादी इस तरह से लौटते पोटते 2014 से पहले ये दोनों आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, दोनों एक ही समाज से हैं, एक ही जाति के हैं, दोनों जाट समाज से आते हैं, एक उत्तर प्रदेश का दूसरा राजस्थान का। दोनों में कितनी समानताएं हैं ये देखिए। सत्यपाल मलिक जहां बिहार के गवर्नर बनते हैं पहले, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाया जाता है, अंत में सेंटिंग पोस्ट में उनको मेघालय भेज दिया जाता है। वही जगदीप धनखड़ पहले बंगाल के राज्यपाल होते हैं। जब बंगाल के राज्यपाल होते हैं तो सुपर डुपर एक्टिव होते हैं, ममता बनर्जी के नाक में दम कर देते हैं। फिर उपराष्ट्रपति बनते हैं, राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाते समय कांग्रेस और विपक्ष के प्रति एकदम निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं। सत्यपाल मलिक का भी वही स्थिति है। जब बिहार के राज्यपाल फिर अंतिम में जब अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनकर, तो वहां पर जाकर सत्यपाल मलिक अपना खेल शुरू कर देते हैं।
उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ अपना खेल शुरू करते हैं। मतलब अपना खेल मतलब अपनी बड़ी राजनीति। एक बयान जगदीप धनखड़ का बहुत पॉपुलर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशित राणा जी, भी राजनीति के विश्लेषक है। निशित जी, स्वागत है आपका। एक बयान जो है जगदीप धनखड़ का बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, उसमें जगदीप धनखड़ कहते हैं कि मैं संवैधानिक रूप से भारत में नंबर 2 व्यक्ति हूं, और बगल में शिवराज सिंह बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान, और उनसे सवाल करते हैं कि मेरा सवाल आपसे है कि आप ऐसा वादा क्यों करते हैं जिस वादा को पूरा आपने नहीं किया अब तक। कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति भी जरूर दिखती है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में। अब इस राजनीति में कौन जीता कौन हारा ये बात की बात है, लेकिन परिस्थितियां क्या है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निशित राणा जी है। निशित जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला कमेंट क्या है आपका, जिस प्रकार से ये खेल चल रहा है उसमें? देखिए प्रदीप जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ऐसे संवैधानिक पद हैं जो कोई भी सरकार या सत्ता पक्ष अपने मनोनुकूल व्यक्ति को उस आसन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, और सत्ता पक्ष या सरकार अपने अनुकूल व्यवस्था चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गतिरोध तो उत्पन्न हुआ है। स्वास्थ्य कारण, एक तो ये मर्यादा के अंदर आखिर त्याग पत्र देना है तो कुछ ना कुछ तो कारण देना पड़ेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत थे, यानी उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष की ओर से थे। तो जनता के बीच कोई गलत मैसेज ना जाए, तो मैं समझता हूं स्वास्थ्य कारण है, हो सकता है एक उचित कारण भी रहा हो, इसमें कोई बहुत एकदम से निशित जैसी बातें निकल कर आ रही है, तथ्यगत बातें निकल कर आ रही है, और दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताएं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि होली के समय में आसपास जो है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक जज होते हैं यशवंत वर्मा, उनके यहाँ एक रेड होता है, और उस रेड में 15 करोड़ के जले हुए नोट पकड़े जाते हैं। लेकिन इस सवाल को दबा दिया जाता है, कहीं मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती है। यशवंत वर्मा के यहाँ 15 करोड़ के जले हुए नोट मिले, इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं होती है। लेकिन 17 अप्रैल को पहली बार ये विषय माने पब्लिक डोमेन में आता है, और पब्लिक डोमेन में तब आता है जब इसमें जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है वो इंटरेस्ट लेते हैं। दर्शक गौर से सुनिएगा आप। फिर मई 19 को भी जगदीप धनखड़ इसकी चर्चा करते हैं, अदरवाइज सरकार की तरफ से कोई चर्चा नहीं होती। जून में भी चर्चा करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिस घटना का खुलासा उपराष्ट्रपति ने किया, उस घटना पर जब कार्रवाई की बात आती है तो सरकार क्यों नहीं चाहती थी कि जगदीप धनखड़ के कोर्ट में ही महाभियोग का केस पहले पेश हो? सवाल ये सबसे बड़ा उठता है। ठीक है, देखिए राजनीति है, जो राजनेता है वो तो राजनीति करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा है कि जिस घटना का खुलासा उपराष्ट्रपति ने किया, जिस माने भ्रष्ट तथाकथित भ्रष्ट, चूंकि आज जांच नहीं पूरी हुई है तो किसी न्यायाधीश के बारे में नहीं कहा जा सकता, जिस आरोपी जो जज हैं उनके खिलाफ जो जांच की प्रक्रिया है, उसकी जांच की प्रक्रिया क्यों नहीं उसी व्यक्ति की अदालत में हो, मतलब राज्यसभा के सभापति की अदालत में हो, जिसने उसका खुलासा किया हो? सवाल इसका था, क्योंकि अगर लोकसभा के बदले राज्यसभा। प्रदीप जी, उस घटना का जस्टिस यशवंत वर्मा का जो के घर पर कैश जला हुआ पाया गया, उस घटना का एक तरह से उद्भेदन उपराष्ट्रपति जी ने किया, उसका खुलासा उपराष्ट्रपति जी ने किया। ऐसी बात सही नहीं है। ठीक है कि संज्ञान लिए उपराष्ट्रपति जी,
और उपराष्ट्रपति जी ने इस मुद्दा को महत्व का विषय बनाया, फिर बाकी लोगों का ध्यान गया। ठीक है, आपका कहना कि एक सप्ताह तक मीडिया में नहीं आया, बात को किसी ने दबाने का कोशिश किया। अब वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच कमेटी बैठेगी तो सारा मामला क्लियर होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जी उस सारे मामले का लीड अपने लेना चाहते थे, श्रेय अपने लेना चाहते थे। वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, गरिमामय पद पर है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध तो नहीं कर रही है। जस्टिस वर्मा पर जो महाभियोग लाने की बात है, प्रस्ताव लाने की बात है, लोकसभा में 145 सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर है, उसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों का, सांसदों का हस्ताक्षर है। लोकसभा के अंदर विषय को पहले लाने की बात है। कोई भी सरकार अपने मनोनुकूल व्यवस्था चाहेगी, वो लोकसभा में आवे या राज्यसभा में आवे, विवाद ये नहीं है प्रदीप जी, विवाद ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को छुपाना नहीं चाहती है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए, तो महाभियोग लाने के पक्ष में तो सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष लोकसभा के अंदर उसको लाना चाहती थी, और लोकसभा के अंदर प्रस्ताव अगर आता तो वो सरकार की व्यवस्था के अनुरूप कदम होता। लेकिन इस पूरे मामले में जगदीप धनखड़ जी की अति महत्वाकांक्षी, वो पूरे घटनाक्रम का श्रेय अपने लेना चाहते थे। राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाया गया उसमें सत्ता पक्ष के किसी सांसद का हस्ताक्षर नहीं था, उसमें कांग्रेस जो है उस प्रस्ताव को लाई थी। और इसलिए यहाँ पर गतिरोध तो दिखता है, और कोई भी सरकार या सत्ता पक्ष इसको जो है वो आदर्श तो नहीं मान सकती है। उसके मैंडेट के खिलाफ ये काम हो रहा था, और इसलिए ये गतिरोध उत्पन्न हुआ। अब आप कल्पना कीजिए कि जगदीप धनखड़ जी अति विश्वासी व्यक्ति होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना शीर्ष स्थान तक पहुंचाया। अब वो अपने को कहते हैं शिवराज सिंह चौहान सभा में किसी कृषि मंत्री को, इतने ओहदे वाले पद पर जो मंत्री हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, पब्लिक के बीच में वो उनको अपमानित करने का एक तरह से प्रयास करते हैं। वो अपने को जाट पुत्र कहते हैं, वो अपने को किसान पुत्र को कहते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति जी का कदम जो है सराहनीय नहीं है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिरोध तो उत्पन्न हुआ ही था। और इसलिए ये जो भी घटनाक्रम हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार को आप दोषी नहीं मान सकते। नहीं, उससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक और बात से चिंतित थी। ठीक है, सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि जगदीप धनखड़ के माध्यम से विपक्ष जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है शेखर यादव, उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था विपक्ष। लेकिन उसी से ऐसी सूचना निकल कर आ रही है कि उससे सरकार घबराई हुई थी, सरकार डरी हुई थी। सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि शेखर यादव के खिलाफ जो है यशवंत वर्मा पर कहीं कोई विवाद नहीं था, सरकार नहीं छुपाना चाहती थी। मैं इस बात से सहमत हूं, सरकार भी इस पक्ष में थी। केवल सरकार ये चाहती थी कि मामला पहले लोकसभा में पेश हो। लोकसभा में पेश करने की तैयारी हो चुकी थी। 145 लोकसभा के सांसद जो है, कहा जाता है कि ओम बिरला के पास जाकर वो अपना चिट्ठी सौंप चुके थे। केवल विवाद था कि लोकसभा या राज्यसभा का। लेकिन शेखर यादव के खिलाफ जो महाभियोग लाने का प्रस्ताव था, जिस पर विपक्ष माने ओम धनखड़ साहब के साथ मिलकर जो है लाने का प्रयास कर रही थी, उसको रोकने का सरकार पूरा प्रयास, सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाह रही थी कि शेखर यादव पर महाभियोग चले। तो ये तो पक्षपात है ना सरकार का। अब शेखर यादव एक न्यायाधीश के पद पर होकर भी अगर वो कठमुल्ला और मुल्ला जैसा बयान देते हैं, अगर संवैधानिक पद पर रखे, तो ये तो गलत है। ऐसे जजेस के खिलाफ तो महाभियोग चलना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, दोनों बिल्कुल अलग मामला है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार उसके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए तैयार थी, प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाई थी। यहां पर गतिरोध राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के है। जगदीप धनखड़ जी उस पूरे मामले का लीड लेना चाहते थे, इससे कांग्रेस को लाभ पहुंचाना चाहते थे, और ये कोई भी सत्ता पक्ष या सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां तक जस्टिस शेखर यादव का सवाल है,
तो जस्टिस शेखर यादव किसी न्यायालय के कार्यक्रम में वक्तव्य नहीं दिए हैं, वो पब्लिक डोमेन में किसी सार्वजनिक सभा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वो वैसे कुछ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किए हैं। तो उसके लिए महाभियोग लाना ही एकमात्र विकल्प नहीं था और इसके लिए दूसरा कोई रास्ता अख्तियार किया जा सकता था। दोनों मामले को एक साथ जोड़ना और इसलिए जस्टिस शेखर यादव को भी अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाभियोग लाने के प्रस्ताव के समर्थन में थे तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चूक थी, एक बहुत बड़ी गलती थी। सरकार को धक्का पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का काम था। कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जी के कदमों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, उनके अति महत्वाकांक्षा के कारण सत्ता पक्ष को, सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं गहरा जख्म दिया गया है, गहरी ठेस मन में पैदा हुई है। आप जैसा कह रहे हैं निशित जी, मैं रोक रहा हूं, आप जैसा कह रहे हैं कि यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप था तो इसीलिए महाभियोग लगाकर उनको हटाना चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये शेखर यादव का बयान जो है, जज के पद पर रहते हुए राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देना, इसको आप कहते हैं कि केवल थोड़ा सा अमर्यादित था। ये कैसे थोड़ा सा अमर्यादित था? मान लिया, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वो संवैधानिक पद पर है, कोर्ट में बयान नहीं दिया, वो किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया, लेकिन फिर भी जज की एक मर्यादा होती है और जिस मर्यादा का ध्यान हर जज को रखने की आवश्यकता है सार्वजनिक जीवन में भी। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जज जब कोर्ट में बैठते हैं तो उनकी भूमिका अलग होती है, व्यक्तिगत जीवन में अलग होता है। वो व्यक्तिगत जीवन के, अपने व्यक्तिगत जीवन के उसूलों के तहत ही वो किसी कार्यक्रम में गए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया, ठीक है, वो बयान तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बयान है। नहीं प्रदीप जी, उस बयान की तो निंदा होनी चाहिए। वो बयान कतई जो है अमर्यादित शब्द का प्रयोग हुआ है और जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए और उस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। लेकिन दोनों मामले को एक जैसा मानना, दोनों मामले को एक जैसा ट्रीट करना और महाभियोग लाना, ये कोई उसका समाधान नहीं था। ठीक है, जस्टिस वर्मा ने जो कृत्य किया उससे शर्मसार हुआ, उसका वो एक अलग घटनाक्रम है, वो भ्रष्टाचार का मामला बनता है, उसके लिए तो सत्तापक्ष सरकार तैयार थी। लेकिन शेखर यादव पिछड़े समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। यादव समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर न झुक जाए, उसकी ओर न आकर्षित हो जाए। यादव समाज का जुड़ाव जो है नरेंद्र मोदी, आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को यादव समाज का भी एक बहुत बड़ा समर्थन है और इसलिए शेखर यादव को भी उस समकक्ष ला करके उसके खिलाफ भी महाभियोग चलाना ये कतई स्वीकार नहीं है। उसका दूसरा कोई और जो है जांच का तरीका हो सकता था, इसलिए ये भी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक शेखर यादव का मामला दूसरा है और इसलिए मैं तो केवल इतना कहूंगा कि डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी संघ बैकग्राउंड से नहीं आते थे, भाजपा के मूल वो कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं थे। वो जनता दल से आए, कांग्रेस से आए और जो है भारतीय जनता पार्टी में 2014 से पहले आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन लोगों को इतने अवसर दिए गए, उनको उनके कार्य के आधार पर, उनको उनके जो सुचिता या व्यवहार है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से कितने अवसर दिए गए, कितने ऊंचे पदों पर बिठाया गया। लेकिन चूंकि वो संघ बैकग्राउंड से नहीं थे, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे और इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो पिछले कुछ वर्षों का, जैसे सत्यपाल मलिक का जो अंतिम जो समय आप 2-4 साल का आप देखें तो वो सरकार के खिलाफ हर मौका, सरकार के खिलाफ आलोचना करने का, तो कोई भी सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है। जगदीप धनखड़ अपने को किसान पुत्र कहते हैं, अपने को जाट पुत्र कहते हैं और वो उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहते हुए भी, नहीं उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी और वो अपनी राजनीति करना चाहते थे और वो कई ऐसे अवसर आए जबकि सरकार को ठेस पहुंचाने, जैसे शिवराज चौहान जी का आपने उदाहरण दिया, कोई सरकार बर्दाश्त कर सकती है क्या? और इसलिए
ये अंदर का मामला हो सकता है, अंदर खाने में क्या बात है ये तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुआ और उसका नतीजा हुआ जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, अब ये तो स्पष्ट हो गया है ना कि स्वास्थ्य का मामला नहीं था। अब जितनी बातों का खुलासा हो चुका है, जितनी बातें पब्लिक डोमेन में है, और 23 तारीख को ऐसी सूचना है कि माने जो है उपराष्ट्रपति, पूर्व में जो उपराष्ट्रपति हैं, आज वो जयपुर भी जाने वाले हैं, ठीक है, तो वहां राजनीति हो ही रही है, वो खुद भी राजनीति करने का प्रयास सब कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें कोई दुमत नहीं। मामला केवल इतना है, हमारा जो आज का विषय है हमारा इतना ही था कि अब जगदीप धनखड़ भी सत्यपाल मलिक के रास्ते पर चल पड़े, जगदीप धनखड़ भी राजनीति करने जा रहे हैं। एक दूसरा, सरकार को जो दिक्कत थी कि ये प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा तो लोकसभा अध्यक्ष ही उस कमेटी का गठन करेंगे, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के एक जज होते हैं और एक देश के प्रसिद्ध न्यायविद होते हैं, ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। ये 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित होती है, तो उसका अधिकार की लड़ाई थी। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि वो अधिकार उनके पास रहे, और ओम बिरला चाहते थे कि माने सरकार चाहती थी, प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो अधिकार ओम बिरला के पास रहे। इसलिए सरकार चाहती थी कि ओम बिरला के पास रहे, क्योंकि विगत के 2-3 महीनों से जगदीप धनखड़ का व्यवहार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है, जिससे सरकार नाराज थी, अंतिम दिन जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी जगदीप धनखड़ ने, जिसमें सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और देश के कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहिष्कार कर दिया उस बैठक का, ये जानकर कि इन लोगों को सूचना ऐसी मिली कि उसी बैठक में विपक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि शेखर यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों के संबंध में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, एक अलग तरीके से, उसका आप गूगल पे वीडियो उपलब्ध है, आप सभी दर्शक देख सकते हैं उसमें। तो भारत सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आए, लेकिन जो सदन के नेता हैं और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, इन दोनों को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि ओम प्रकाश धनखड़ से मिलकर, जगदीप धनखड़ से मिलकर विपक्ष शेखर यादव के खिलाफ भी गुपचुप महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। इसी कारण से जेपी नड्डा ने और किरण रिजिजू ने उस बीएसी की बैठक का बहिष्कार किया, और बहिष्कार करने के बाद उस बैठक को अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दिया गया। लेकिन उसी के बाद फिर उस संसद के माने जो उस दिन की कार्यवाही थी उसकी समाप्ति के बाद 8:25 पर एक फोन आता है जगदीप धनखड़ को, और 9:25 पर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति के पास जो इस्तीफा पहुंचता है, जिसके बारे में पता है कि जिस अधिनियम के तहत वो इस्तीफा पहुंचता है, उसमें इस्तीफा वापस लेने की भी व्यवस्था नहीं होती। तो इसलिए जगदीप धनखड़ राजनीति के शिकार हुए हैं, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं था। दोनों पक्ष, सरकार भी उनसे कहीं ना कहीं भयभीत थी, और जगदीप धनखड़ की भी के अंदर का भी राजनेता, उपराष्ट्रपति बनने के बाद कहा जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन जगदीप धनखड़ भी उसी राजनीतिक कीड़ा ने उनको भी काटा था, जो राजनीतिक कीड़ा सत्यपाल मलिक काटा था, कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी राजनीतिक गतिविधियों में खुद को शामिल रखना चाहते थे। दलगत राजनीति का जो जोर और तोड़ होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच का जो एक दूरी होती है, उसको वो मेंटेन नहीं कर सके, अंततः उनको पद से हाथ धोना पड़ा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निश्चित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।